नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। अब ये तो कन्फर्म हो गया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब की भी यही सूचना आई थी कि वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन पुतिन और शी के ना आने की अलग अलग वजहें भी सामने आ रही हैं। पुतिन के ना आने की वजह तो ये बताई जा रही है कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय एक जो न्यायाधिकरण है उसकी तरफ से उनकी अरेस्टिंग के वारंट इशू हो चुके हैं यूक्रेन से युद्ध की वजह से। उनको युद्ध अपराधी घोषित किया गया है और वो किसी तरह की कसीदगी पैदा नहीं करना चाहते थे, लेकिन चर्चाएं कुछ और भी हैं पुतिन के ना आने की, उन पर भी आज चर्चा करेंगे। और शी जिनपिंग तो दिल जले हैं। भारत के जिस तरीके से हाल में तमाम अचीवमेंट्स सामने आए हैं और पूरी दुनिया में जिस तरीके से भारत का सम्मान बढ़ा है और G20 को भी जिस सफलतापूर्वक भारत आयोजित कर रहा है उसके चलते, और अभी हाल में चीन ने जो एक विवादित नक्शा जारी किया था जिसको लेकर के अकेले भारत नहीं बल्कि कुल मिलाकर के 7-8 देशों ने बहुत कड़ा ऐतराज जाहिर किया है, उसको भी एक तरीके से मुद्दा बना करके शी जिनपिंग और उनकी टीम मतलब एक ब्लेम गेम में फंसने की कोशिश कर रही है। जानने की कोशिश करेंगे कि यही मामला है या कुछ और मामला है। सीधे जुड़ जाते हैं जाने माने रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ और विदेशी मामलों के भी जानकार मेजर जनरल SP सिन्हा साहब के साथ, और उनसे फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सिन्हा साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। भारत माता की जय हो ओंकार जी। और आज तो भारत माता की जय का इसलिए भी बहुत मायने है सिन्हा साहब कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख रही हैं, जो उन्होंने निमंत्रण पत्र भेजा है 9 सितंबर के डिनर के लिए, और इसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि विशेष सत्र जो 5 दिन के लिए नई संसद का बुलाया गया है, इसमें इंडिया का नाम बदल करके भारत रखे जाने की तैयारी हो रही है। तो सबसे पहली टिप्पणी तो मैं आपकी इसी पर चाहूंगा। मेरा ओंकार जी, मेरा मन बहुत आज प्रफुल्लित हो रहा है। जो हमारी हिंदुस्तान की पहचान है 5000 सालों से, सनातनी पहचान, हमारा एक नाम है, उस नाम को एक्सेप्ट करने में क्या कष्ट। ये इंडिया नाम तो अंग्रेजों ने दिया, क्या उसके पहले हिंदुस्तान नहीं था? भारतवर्ष क्यों कहा जाता है? एक हमारे भरत थे राजा, जो कहा जाता है कि छुटपन में ही सिंह का मुंह खोल के उसका दांत गिनते थे। हमारा ऐसा देश है, हमारे ऐसे राजा थे, तो हम उस पर गर्व करें कि इंडस रिवर के नाम पे अंग्रेजों ने डाल दिया इंडिया, तो हम उसको ढोते रहे। तो मुझे ओंकार जी जो चीज मैं देख रहा हूं वो प्रत्याशित हो रहा है, और मुझे नहीं पता कभी सोचा था कि जीते जी मैं हिंदुस्तान का ये चेहरा देखूंगा। तो लगता है बड़ा सुकून के साथ, जब मैं भगवान हमको बुलाएंगे ऊपर जाऊंगा तो बड़ा सुकून के साथ जाऊंगा कि जो मैंने अच्छा देखना था हिंदुस्तान के लिए, जो सपना देखा था भारतवर्ष के लिए, वो सपना पूरा हुआ। तो मैं बहुत प्रसन्न हूं। और मैं बता रहा हूं ओंकार जी कि बहुत लोग को मिर्ची लगेगी इस नाम से, बहुत लोग को मिर्ची लगेगी। लोग तो इतनी परेशान होंगे कि पूछिए मत। एक्चुअली मोदी जी की भी एक अजीब कला है। एक मिर्च का इफेक्ट खत्म नहीं होता है, दूसरा मिर्च डाल देते हैं इनके सामने। जब चंद्रयान खत्म नहीं हुआ तो अपना L1 कर दिए, सूर्य भगवान की तरफ मिशन भेज दिए। उसके बाद अब ये भारत की चर्चा हो रही है, फिर वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। मतलब हमको लगता है ये अच्छी नींद इनके राशिफल में लिख नहीं रखा है मोदी जी। ये हमेशा डिस्टर्ब स्लीप के अवस्था में रहेंगे। हाँ, इनको सांस नहीं लेने दे रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, ये चीन इतना कुंठित क्यों दिखाई दे रहा है सिन्हा साहब? भारत और मोदी के बढ़ते सम्मान को
पचा नहीं पा रहे हैं क्या शी जिनपिंग? देखिए, एक ऐसा है कि पहली बार चाइना को, प्रेसिडेंट जी को लग रहा है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़े उसके लिए सरदर्द का कारण बन गया है। तो मोदी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, मोदी जी का बढ़ता हुआ स्टेटस, हिंदुस्तान के बहुमुखी क्षेत्र में उसकी उपलब्धियां, चाहे आप चंद्रयान की बात कीजिए, आप अपने रेलवे सिस्टम की बात कीजिए, हम आर्थिक व्यवस्था की बात कीजिए कि हम 10वां से 5वां नंबर पे पहुंच गए हैं। और अभी मोदी जी उल्लेख कर रहे थे कि हम पहले 3 में आ जाएंगे। तो हो सकता है नंबर 1 या नंबर 2 पे भी हम पहुंच जाएं जल्दी से जल्दी। जर्मनी का भी हम को पीछे छोड़ने जा रहे हैं। तो ये पच नहीं रहा है। चीन की स्ट्रेटजी रही है जोंगुआ, मतलब विश्व का सुपर पावर नंबर 1 बने। और उस स्ट्रेटजी में चीन चाहता था कि कंप्लीट साउथ ईस्ट एशिया को वो पूरा से डोमिनेट करे। वो मोदी जी बीच में आके खड़ा हो गए। पहले तो यहाँ की पार्टियां एमओयू साइन करती थी, उनके कहने पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया। एंटनी ने लोकसभा में कहा था कि हमने जान के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। जॉर्ज फर्नांडिस जी ने 73 स्ट्रेटजिक रोड्स की कल्पना की थी, उस पर बहुत वो कछुआ छाप के चाल से लोग चल रहे थे। तो ऐसा परिवर्तन अभी आया कि चीन को पता रहेगी कौन सा हिंदुस्तान में देख रहा हूं, कौन सा हिंदुस्तान। पेंगोंग से को साधन साइड में माउंटेन टॉप पे जाके हम बैठ गए। पहली बार चीन के इतिहास में चीन को वापस जाना पड़ा, रिट्रीट करना पड़ा। तो ये सब पच नहीं रहा है। दूसरा नहीं पच रहा है बात की ये जिस तरह से मोदी जी ने जयशंकर जी को विदेश मंत्री बनाया और जिस तरह से वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है वो हनुमान की तरह, भगवान राम के इशारे पे हनुमान की तरह वो लंका डा रहे हैं और विजय पे विजय हिंदुस्तान के लिए दिला रहे हैं। और सबसे बड़ा जो कार्ड खेला है ओंकार जी, वो है अफ्रीका कार्ड। अफ्रीका 52-54 देशों का ये समूह है, जिसमें से 42 देश ने बीआरआई के ये संपर्क में, बीआरआई उनका संधि है इसके साथ है या समझौता है चीन के साथ। और ये 42 के 42 देश परेशान हैं, कर्जदार हैं। तो मोदी जी ने अफ्रीका कार्ड खेला है G20 में। अफ्रीका कार्ड क्या है? अफ्रीका एक ये माइंस का एकदम गढ़ है, माइंस का भंडार है। और यदि ये भंडार वाला देश, इतना धनी देश जिसको वेस्ट पश्चिमी देश एक्सप्लॉइट कर रहे थे, वो हमारा यदि मित्र बन जाता है, तो आप सोचिए कि हमारा आर्थिक विकास कितना होगा। मोदी जी ग्लोबल साउथ की चर्चा कर रहे हैं। विश्वदेव कुटुंबकम के अभी विश्व गुरु के बदले में विश्व मित्र की बात कर रहे हैं। वो यूपीआई इंटरफेस की बात कर रहे हैं अफ्रीकन यूनियन देशों के साथ। वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो ये सब तो जी को पचेगा नहीं। मैन्युफैक्चरिंग हब छीन रहे हैं चीन से, हिंदुस्तान में लोग अब आ रहे हैं क्योंकि यहां देख रहे हैं कि मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं। तो ये सब कैसे पचेगा? वैसे भी हमारे गांव में, हम तो बिहार के रहने वाले, हमारे गांव में कहावत है कि हर एक शादी में एक न कोई फूफा होता है जिसको बहुत पेट में दर्द होता है। हर एक बात पे पेट में दर्द होता है। नाश्ता ठीक नहीं मिला, आज खीर में ज्यादा चीनी ठीक नहीं था, वगैरह 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 वगैरह, सब्जी में मिर्च ज्यादा था। फूफा का काम ही है कि पंगा करना। तो ये जो चीन फूफा का रोल कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक हमारी अलग पहचान हो चुकी है। और तो इसीलिए चीन घबराया हुआ है। और ये चीन को कतई नहीं पसंद है कि हिंदुस्तान इस तेज गति से क्यों आगे बढ़ रहा है। आज चीन की जो आर्थिक अवस्था जो गड़बड़ा रही है, उसका मुख्य कारण हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है। ये इसलिए नहीं पच रहा है, इसीलिए नाराज। सिन्हा साहब, ये ठीक G20 से पहले एक विवादित नक्शा जारी करना, ये सोची विचारी रणनीति और साजिश थी इनकी? ये एकदम ओंकार जी, आप यदि चीन के बिहेवियर का पैटर्न देखिए, तो जैसे याद है आपको जब प्रेसिडेंट जी आए थे गुजरात में, मोदी जी ले गए थे उनको दिखाने, याद है ना? अब बॉर्डर पे समस्या हो गई थी, टेंशन हो गया था। चीन का यही षड्यंत्र रहता है
जो ही कुछ अच्छा होने वाला है, चीन और पाकिस्तान दोनों का, जो ही कुछ अच्छा होने वाला हिंदुस्तान के अंदर, वो कुछ न कुछ खीर में खटाई डालने का काम कर देते हैं कि माहौल बिगड़ जाए, मोदी जी की छवि खराब हो, भारतवर्ष की छवि खराब हो, कुछ ना कुछ पंगा कर देंगे। तो ये जो मैप तो पहले भी इन्होंने जारी किया था यही चीज, उन्होंने तो अरुणाचल प्रदेश के 14 जगहों का भी नामकरण कर दिया था, मुझे याद है मैंने उस पर एक वीडियो रिकॉर्डिंग किया था। तो सवाल यह है कि इस समय मैप दिखाने का क्या मतलब, कि मतलब माहौल खराब हो जाए, मैप मैप में चर्चा शुरू हो जाए, चाइना के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि बोले या प्रेसिडेंट जी खुद बोले ये तो हमारा क्षेत्र है। मैं प्रेसिडेंट जी जिस तरह से इतिहास कोट करते हैं ओमकार जी, मैं बताना चाहता हूं प्रेसिडेंट जी को कि जरा इतिहास पढ़ लो। हमारे कनिष्क 23 साल चीन पे राज किए थे, 23 ईयर्स, वहां के प्रिंसेस से शादी किए थे। चीन हमारा गुलाम देश था। जिस इतिहास की चीन बात करता है, जरा इतिहास पढ़ के देखो। तुम तो हमारे गुलाम थे, तुम्हारे कनिष्क राजा के गुलाम थे, तुम पर तो हमने राज किया है, तो पूरा चीन हमें दे दो। कभी कभी तो लगता है, थोड़ा स्ट्रांग मैं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है सठम साठ्यम समाचरित, हमको भी एक मैप पब्लिश करना चाहिए कि ऐतिहासिक रूप से चीन, पूरा चीन हमारा है और हमको मैप पब्लिश करना चाहिए, पूरा चीन हमारा है, तब इनको इनको पता चलेगा। तो ये चीन का इसीलिए ये प्रयत्न रहता है। अभी अपना चंद्रयान की बात से नहीं पच रहा है, L1 सूर्य की तरफ जो मिशन गया है उसमें नहीं पच रहा है। आप देखिए सबसे बड़ा कारण है चीन का बौखलाहट का, कि अफ्रीका कार्ड जो मोदी जी खेल रहे हैं वो उसको बर्दाश्त नहीं है। यदि 42 कंट्रीज रिवोल्ट कर गए, 42 कंट्रीज रिवोल्ट कर गए, बोले कि हम पैसा नहीं लौटाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, क्या होगा? सीपेक पे पैसा डूब गया, यहां पैसा डूब जाएगा, तो चीन का क्या होगा आर्थिक व्यवस्था का ओमकार जी? ये है कहानी। और शी जिनपिंग का तो खैर पता लग गया कि क्यों गाल फुला करके बैठे हुए हैं या क्यों नहीं आ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने के बावजूद भी वो नहीं आ रहे हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं। लेकिन पुतिन क्यों नहीं आ रहे हैं? पुतिन तो भारत के मित्र हैं। देखिए ऐसा है कि 5 से 6-7 फैक्टर्स हैं। पहला, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, जिसमें 123 देश हैं, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है, अरेस्ट वारंट, और इसीलिए पुतिन जी वहां पे नहीं गए थे अफ्रीका में ब्रिक्स के मीटिंग में। तो यहां भी आएंगे तो स्वाभाविक है कि वेस्टर्न देश तो इसके लिए मौके के इंतजार में है कि इस इश्यू को फिर हाईलाइट करेगा कि इनको अरेस्ट करो, मोदी जी को दबाव डाला जाएगा, भाई इनको अरेस्ट करो, आईसीजे का कोर्ट का ऑर्डर है। तो ये सब परिस्थिति को बिगाड़ने के बदले वो चाहते हैं ये G20 मीटिंग सफल हो, मोदी जी की छवि बढ़े, और यदि किसी चीज से उनकी छवि खराब होती है या उनके प्रेजेंस से टेंशन बढ़ता है तो वो बोलते मैं आऊंगा ही नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि जो वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन को की जो मृत्यु हुई है, एक अनुमान लगाया जा रहा है, कई थियरी है, एक थियरी कहा जा रहा है कि मिस्टर पुतिन ने ही एक्सीडेंट करवाया एयरक्राफ्ट का। हो सकता है ये सच हो, और सर्कमस्टांसेस दिखाते हैं कि हाँ इसमें स्टेट हो सकता है इन्वॉल्व। तो दूसरा चीज ये है। तीसरा चीज है कि कहीं ना कहीं मिस्टर पुतिन तो KGB के चीफ रह चुके हैं ना, तो उनको तो पता है, इंटेलिजेंस के पल्स पे उनकी उंगली रहती है। तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि देश के अंदर जो माहौल है वो सही नहीं है, और वो यदि वो देश छोड़ते हैं तो सत्ता परिवर्तन की जो कार्रवाई है उसमें गति आ सकती है और वो सुरक्षित नहीं है। इसीलिए आप देखिए आजकल मिस्टर पुतिन बाहर एम्बेसी सिक्योर नहीं है, तो बाहर जाके आप करेंगे क्या? और जो ताकतें आपको फेंकना चाहती हो तो मौके की ताक में है कि भाई आप घर खाली तो थोड़ा देर के लिए तो बाहर जाओ, हम गेट बंद कर देंगे। तो ये इस कारण वो नहीं चाहते हैं। तो ये एम्बेरसमेंट नहीं हो हिंदुस्तान की, भारतवर्ष को एम्बेरसमेंट नहीं हो मोदी जी के लिए, और फोकस रहे पूरा इकोनॉमी डेवलपमेंट में और शांति में, इस सब में, और इसमें मोदी जी की छवि बढ़े, क्योंकि मोदी जी के तो अच्छे दोस्त हैं, तो खीर में खटाई नहीं बनना चाहते, और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान महत्वपूर्ण बिंदु उठाए, उस पर चर्चा हो,
ग्लोबल साउथ की बात हो, और हिंदुस्तान, भारतवर्ष जितना वेस्टर्न कंट्रीज को 2 कदम 4 कदम पीछे फेंक सकता है और चीन को फेंक सकता है, फेंके। ये कहानी है, इसीलिए मिस्टर पुतिन नहीं आ रहे हैं। और सिन्हा साहब, साजिशें तो हर तरह की रची गई हैं भारत का रास्ता रोकने की। चीन है, पाकिस्तान है, आईएसआई है, खालिस्तानी है, कुछ देशों के राष्ट्र प्रमुख हैं, लेकिन ये सब पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। भारत तो 5वीं अर्थव्यवस्था विश्व की बन चुका है, अंतरिक्ष की महाशक्ति बन चुका है। मोदी जी का पूरी दुनिया में सम्मान बढ़ा है, भारत का बढ़ा है, भारतीय पासपोर्ट की धमक हम देख रहे हैं, लेकिन साजिशें अभी भी जारी हैं। पश्चिमी मीडिया हमारे उद्योगपतियों को किसी ना किसी रूप में निशाना बनाता है। जॉर्ज सोरोस जैसे लोग, पन्नू जैसे लोग जो आईएसआई के हाथों में खेलते हैं, उनका बयान आता है कि साहब जुमे की नमाज के बाद 8 सितंबर को प्रगति मैदान की तरफ कूच करें। तो ये साजिशें अभी भी जारी हैं और ये एक्सपोज भी हो रहे हैं। अब देखिए ओमकार जी, ये साजिशें चलती रहेगी। एक हमारे बिहार में कहावत है, चोर चोरी से जाए, हेराफेरी से नहीं जाए। बड़ा बड़ा अच्छा उदाहरण है ये। चोर चोरी से जाए, चोरी वो छोड़ सकता है, हेराफेरी नहीं छोड़ सकता, हेराफेरी से नहीं जाए। ये देश कभी भी, मैं वेस्टर्न कंट्रीज का भी नाम ले रहा हूं, ये लोग कभी इनको पच नहीं रहा है कि जो हिंदुस्तान को हम लोग PL 480 में सड़ा हुआ गला हुआ अनाज भेजते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी बोले थे, पूरे देश को एड्रेस किए थे कि सोमवार को एक समय का खाना छोड़ दो। वो हालत से आज देखिए क्या हालत। तो ये इनको तो पच नहीं रहा है। तो ये जॉर्ज सोरोस हो गया। यहां पर आपको जान के ताज्जुब होगा ओमकार जी कि कितने एनजीओ चलता था जिसका सोर्स था हिंदुस्तान को तबाह करना। हमारे यहां देश के पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं। कितने एनजीओ थे जो कन्वर्शन, रिलीजन धर्म कन्वर्शन में बिजी थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि बवाल हो जाएगा, यदि किसी व्यक्ति विशेष का मैं नाम लूंगा तो बवाल हो जाएगा हिंदुस्तान। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा। लोग यहाँ धर्म के नाम, हाँ, लोग धर्म के नाम पे यहाँ बड़ी बड़ी हस्ती बने हुए थे और कन्वर्शन करते थे। मैं जानता हूं इस बात को। तो सवाल है कि इनको पच नहीं रहा है और ये जानते हैं कि हिंदुस्तान यहाँ रुकेगा नहीं, भारतवर्ष यहाँ रुकेगा नहीं। ये नंबर 1 नंबर 2 इकोनॉमिक पावर हो गया। शक्ति कहां से आती है किसी को भी? शक्ति आते है पैसे की शक्ति से। जमींदार क्यों इतने लोग रखते थे गांव में? वो धनी होते थे। शक्ति, धन ही शक्ति का स्रोत है। तो ये देख रहे हैं विश्व का सुपर पावर नंबर 1 हो गया भारतवर्ष। तो हमारा क्या होगा? तो रोको। ये बाहर से दिखाते हैं मित्र हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वगैरह वगैरह, अंदर अंदर ये काटने की कोशिश करते हैं। ये क्यों है? राहुल गांधी जब गया था अमेरिका तो व्हाइट हाउस में जाके जॉर्ज सोरोस के बेटे या किसी और से मिला था। क्यों? क्या हमारे राष्ट्रपति के घर में, प्रधानमंत्री जी के घर में कोई दुश्मन देश जो हमारा हितैषी मिस्टर पुतिन का दुश्मन आके मिल सकता है? दुश्मन मिल सकता है? कतई नहीं, सवाल नहीं पैदा होता है। तो इनकी ये समस्या है, इनकी मजबूरी है। आज हिंदुस्तान की दोस्ती इनकी मजबूरी है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट है, स्टेबल मार्केट है, शांति है, डायनेमिक लीडरशिप है, स्टेबिलिटी है। आज यूपीआई देखिए, यूपीआई पूरा अफ्रीका यूपीआई मांग रहा है हमारा कि मोदी जी हमारा यूपीआई आप अपना हमको दे दीजिए, नो हाउ करवाइए इंप्लीमेंट। तो ये पच नहीं रहा है, आज नहीं पचेगा, ये पेट दर्द चलता रहेगा। तो ये षड्यंत्र करते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है उसमें खामियां हैं और उसी का कारण ये फायदा उठाते हैं, चाहे हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले जयचंद और हिंदुस्तान के दुश्मन जो बाहर रहते हैं। मेरा अपना सोच है कि हमको एक ऐसा सुपर सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत है ओमकार जी, जो ऐसे ऐसे हिंदुस्तान के दुश्मन हैं उनको टारगेट किया जाए, उनको ध्वस्त किया जाए। और राइट दाहिना हाथ को नहीं पता चलना चाहिए बाकी बाएं हाथ कौन है। ऐसा सुपर सीक्रेट होना चाहिए जो डायरेक्टली होम मिनिस्टर को और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करे, डायरेक्ट, बाईपासिंग ऑल द चैनल्स। खाली हुक्म ले
कि बोलिए श्रीमान अब किसको सल्टाया जाए। ये खालिस्तानी पन्नू को अभी फ्रेंड्स ऑफ इंडिया तो सल्टा रहे हैं, 5 लोगों की तो मृत्यु हो गई, लोग अभी खालिस्तानी डर के भाग रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में जो एक पंजाबी खालिस्तानी का प्रॉपर्टी ध्वस्त गिरफ्तार किया गया है, तो वो सबसे तो इनकी घबराहट बढ़ रही है, क्योंकि नया हिंदुस्तान, ये शक्तिशाली हिंदुस्तान है, ये दूसरों को सबक सिखाने में सक्षम है। तो लेकिन और हमको थोड़ा सा और कठिन काम करना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, पता नहीं 1 डेढ़ 2 साल से कह रहा हूं, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करने की जरूरत है। और उस फास्ट ट्रैक जो है उसको जुडिशियल पावर्स हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, और वो 30 दिन में राजद्रोह को एनालाइज करे, विश्लेषण करे, हियरिंग करे, 31वां दिन फैसला सुनाए और इंप्लीमेंट करे सजा, या तो देश से बाहर या कैपिटल पनिशमेंट। खत्म है कहानी। मतलब ये कैसे संभव है ओंकार जी कि हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम में रह के आप इतने बड़े अपने को लीडर बोलते हो, आप राजद्रोह करते हो और कुछ नहीं होता आपको। जेएनयू में हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, वो आज कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी में मेंबर है आदमी, तो देश कैसे चलेगा ओंकार जी? मेरा ये प्रश्न है। मतलब ये शरेआम गदर करें और इनको कुछ ना हो, तो ये गदर करते रहेंगे। सवाल है कि इन पे अंकुश लगाने की जरूरत है, और अंकुश लगा के ही तुलसीदास जी का बार बार मैं कई बार कोट करता हूं, बिन भय होत न प्रीत गोसाई। जब तक इनको भय नहीं होगा ना कि मोदी जी का जो डंडा है वो बहुत ही हेवी पड़ेगा, तब तक ये सुधरेंगे नहीं। सत्ता के मोह में ये भारत माता का बहुत दुष्ट, बहुत कष्ट दे रहे हैं भारत माता, ये नहीं चलेगा। इनको सबक सिखाने की जरूरत है ओंकार जी। हाँ। और सिन्हा साहब, साउथ एशिया की अब क्या बात करें, हम विश्व लीडर के तौर पर आगे इमर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरीके से चीन और अमेरिका की जो ट्रेड वार है उसके चलते अमेरिका की भी कई मल्टीनेशनल कंपनी और पश्चिमी देशों की भी वहाँ से बाइंड अप कर रही हैं, और जिस तरह वो भारत का रुख कर रही हैं, फिलीपींस का, वियतनाम का, ये जो बौखलाहट हम देख रहे हैं चीन के राष्ट्रपति की, इसकी एक वजह क्या ये भी मानते हैं आप? एकदम एकदम। देखिए, मोदी जी ने लोगों को कन्विंस कर दिया, देशों को, कि अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तुम भारतवर्ष में शिफ्ट करो, हम शांति का माहौल देंगे, हम फेयर गेम खेलेंगे, तुम अपना धंधा करो, पैसा कमाओ, जरूरत पड़े तो हमको टीओटी दो। अभी देखिए जो हम इंजन डील, जो मिलिट्री डील कर रहे हैं, क्या है? मोदी जी का एक क्यूआर है, क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट, कि टीओटी करो, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, और अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाओ। तो उससे हमको टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल रहा है, हम लोग, हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट घटेगा, विकास होगा। मान लीजिए मेरा एक दुकान आपके गांव में चलता है ओंकार जी, तो मैं आपसे पंगा ले सकता हूं? ले नहीं सकता, मेरा धंधा रुक जाएगा। यही खेल है, ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है कि तुम धंधा करोगे मेरे देश में तो तुम हमसे पंगा नहीं ले सकते। धंधा वर्सेस पंगा, सोचना पड़ेगा लोगों को कि क्या उनके हित में है। तो ये इसीलिए जो है लोग समझ रहे हैं कि भाई अच्छा। दूसरा चीज है कि चीन का जो मैन्युफैक्चरिंग हब था, उसके कई कारण थे, वो धीरे धीरे कारण मोदी जी तोड़ते जा रहे हैं। ये क्यों है, या क्यों ये हो रहा है कि विदेश की मैक्सिमम कंपनियां अब चीन से शिफ्ट हो रही हैं? चीन का आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अंदर अंदर आग सुलग रही है। कब प्रेसिडेंट जी को पलट दिया जाएगा, उसको ये डर है। नहीं आने का हिंदुस्तान, भारतवर्ष में, ये भी एक कारण हो सकता है। तो सवाल है कि देखिए, कोई भी बिजनेसमैन जो चाहता है हमको शांति का माहौल मिले, हम धंधा करें, पैसा कमाएं और भैया रहें, ये खेल है, वो मोदी जी दे रहे हैं। तो जो ट्रीटमेंट, आप भी जब मार्केट में जाते हो आपके पास ऑप्शन होता है, इस दुकान से ले, उस दुकान से ले, जो आपको बेस्ट लगता है उससे लेते हो। तो जो बेस्ट ऑप्शन आज कौन दे रहा है? मोदी जी, भारतवर्ष।
तो सब बेस्ट ऑप्शन की तरह आ रहे हैं। अभी देखिए, आप देखो ओमकार जी, अभी पहले जो फॉरेन ट्रेड का जो पेमेंट था 0+2 था, उसके बाद 0+1 हुआ, अभी कहा जरा 0, मतलब 1 मिनट से अंदर के अंदर पेमेंट होगा। विदेश लोग ये समझ में नहीं आए कि क्या कर रहे हैं मोदी जी। तो जिस बिजनेसमैन को 1 मिनट के अंदर पेमेंट मिल रहा है ओंकार जी, वो कहां जाएगा बताइए? वो तो हमारा होगा ना, हमसे धंधा करेगा। 0+2 भी नहीं, अभी 0 पे आ रहे हैं मोदी जी। तो ये सब करके इनको माहौल क्रिएट हो रहा है। देखिए, इट्स ऑल क्वेश्चन ऑफ परसेप्शन। बिजनेसमैन सोचता है कि मेरा फायदा कहां होगा, मेरा लॉस कहां नहीं होगा। वही वही हिंदुस्तान, वही डेस्टिनेशन है, भारतवर्ष डेस्टिनेशन। और सिन्हा साहब, G20 समिट के बाद आप क्या माहौल देख रहे हैं? आबादी के लिहाज से हम इस समय नंबर 1 हैं, हम चीन भी हमसे पीछे रह गया है। इसके अलावा अंतरिक्ष में हम महाशक्ति, अगर वैश्विक परिदृश्य देखें 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। हमने कोविड काल में 150 से ज़्यादा देशों को, करीब करीब 200 देशों को वैक्सीन भेजी है, बहुत बड़ा काम किया है मानवता के लिहाज से भी। कब तक भारत की अनदेखी की जा सकती है यूएनएससी में परमानेंट मेंबर के तौर पर? ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे, ये ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे ओंकार जी। मोदी जी का स्टेप बाय स्टेप जो मैं सोचता हूं, जो बैटल प्लान है, वो इस तरह से है कि पहले वो अफ्रीका कार्ड खेलेंगे, अफ्रीकन यूनियन को अपना मित्र बनाएंगे, वहां के माइंस वगैरह बिजनेस अपॉर्चुनिटी का उसके हित में भी और हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के भी हित में भी उस पर जोर देंगे। वो वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा और विश्व गुरु की बात है, वो विश्व गुरु से विश्व मित्र की अब जो सोच है उसको फैलाएंगे कि हम विश्व मित्र हैं। वो यूएनएससी में परमानेंट सीट लेने का प्रयत्न करेंगे। वो अपने पूरे 2023 में G20 की इस तरह की दिशा देंगे जो ऐतिहासिक रूप से एक प्रमाण के रूप में और ऐतिहासिक रिकॉर्ड होगा। वो स्पेस में और अपनी प्रभुता जमाएंगे, वो टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, वो अपना मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो है अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में और सुगठित करेंगे। वो जो आर्मी का, जो आर्म फोर्सेज का रीस्ट्रक्चरिंग है, थिएटर कमांड्स को वो फुली तरह से ऑपरेशनल करेंगे। वो जयशंकर जी को निर्देश दे के वो अपनी कूटनीति को और शार्प करेंगे। उसमें इतना बाइट देंगे, इतनी बाइट देंगे कि अगला परेशान होगा। जैसे हमारे बिहार में कहावत है, मारेगी डंडा दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन चोट चीख भी नहीं पाओगे। डंडा मारेंगे जयशंकर जी, चीख भी नहीं पाओगे। ये होगा। और नेतृत्व करेंगे, विश्व का नेतृत्व हम करेंगे। और चीन और पाकिस्तान की बर्बादी के और चैप्टर्स लिखे जाएंगे। ये मैं देखता हूं। वही नहीं, हमारा जो पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस था, क्योंकि पाकिस्तान ज्योग्राफिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन पे लोकेटेड है, इसी का फायदा उठाता था वो अमेरिका से। हम यदि अब जिस तरह से हम ग्रीस से मैत्री बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से ईरान के साथ चबार पोर्ट की जो दोस्ती है, तो हम तो अब सेंट्रल एशिया और यूरोप पहुंच सकते हैं, आसानी से बाईपास कर सकते हैं पाकिस्तान को। ये गेम चेंजर साबित होगा। नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है, जिसमें जिस कॉन्सेप्ट में रूस भी हमारे साथ शामिल है, वो भी गेम चेंजर साबित होगा। जिस तरह से अदानी जी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं राष्ट्र हित में, ये लोग बकवास करते रहते हैं ना, अदानी 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 करते रहते हैं कुछ लोग। इनको बेवकूफों को कुछ पता नहीं है कि राष्ट्र हित में वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। धंधा तो सब करता है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? अदानी जी कर रहे हैं। श्रीलंका में, इजिप्ट में, ऑस्ट्रेलिया में, ये कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है? यदि 2 रुपया कमा रहे हैं तो क्यों नहीं कमाएंगे? वो उनका हक है। लेकिन हमको देश को तो और मजबूत कर रहे हैं। खाली ग्रिड उनका उद्देश्य नहीं है। भारत माता का विकास हो, उनकी शक्ति बढ़े, ये उनका उद्देश्य है। पैसा कौन नहीं कमाता बिजनेस में? मैंने आज तक किसी बिजनेस में नहीं सुना मैं लॉस करने के लिए धंधा करता हूं। ये तो बेवकूफी है। यदि एक व्यक्ति
हमें शक्ति भी देता है भारत माता को, और पैसे भी कमाता है। कमाओ, खूब कमाओ, नो प्रॉब्लम। तो ये है, इसीलिए जो मैं देखता हूं एक नया, और एक बार बार मैं कहता हूं, फिर आपके चैनल पे मैं इसका उल्लेख करूंगा। मोदी, भारतवर्ष एक शेर की तरह था जिसको पिंजरे में लोगों ने बंद कर रखा। मोदी जी ने आके वो पिंजरा खोल दिया, और सिंह बाहर निकल के चिघार रहा है। उस चिघार और गर्जन की आवाज जो है वो पूरे विश्व में गूंज रही है, और कुछ लोग भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं, बिल में दुबक रहे हैं, घुस रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि सिंह कभी भी खा सकता है। ये है नया हिंदुस्तान। ओंकार जी, नए हिंदुस्तान का सूर्योदय हुआ है, और सूर्योदय ऐसा ही रहेगा, और इस सूर्योदय का सूर्यास्त नहीं होगा ओंकार जी, मेरा पूर्ण विश्वास है। जब तक करेक्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में रहेंगे, साहसी, सेल्फ सेक्रीफाइस करने वाले, अपने परिवार के लिए पैसा नहीं कमाने वाले। मतलब मोदी जी का तो अपना घर भी नहीं है, माँ बेचारी 8 फीट बाई 12 फीट के रूम में रहती थी, एक इशारे पे 5 ताज पैलेस वाला होटल खड़ा हो जाता माँ के लिए। ऐसा तो नहीं हुआ। माता जी ऑटो में जाती थी बेचारी। कौन है इस देश में इतना सेक्रीफाइस कर किया है ओंकार जी? कौन? यहाँ लोग एक बार एमएलए बनते हैं, 3 पुश्त का पैसा कमा लेते। वो तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वहां से निकले थे तो सब कुछ दान दे के आ गए थे अपने स्टाफ को। वो तो सेंट है, तो ऐसा ही है। तो ऐसे आदमी से कोई टकरा नहीं सकता। क्या ओंकार जी? सिन्हा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओसीएन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय।